अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। ऑफ कोर्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट बाकायदा शुरू हो जाएगा, लेकिन आज उसके उसके जो लीडर्स हैं, जो अलग अलग शहरों अलग अलग मुल्क से आए हैं, सरबराहान अपने अपने मुल्कों का जिस तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनकर उनके लिए शायद दिया शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन सब की नज़रें थीं वज़ीर ख़ारजा इंडिया यानी कि जयशंकर साहब के, कि वो किस तरह के उनके असरात होंगे, कैसे एक्सप्रेशंस होंगे जब वो शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी सीरियसली खड़े थे, वो आए तो वो भी मुस्कुराए, शहबाज शरीफ साहब भी मुस्कुराए। उसके बाद बहुत लंबा हैंडशेक हुआ, और अगर एक हैंडशेक वाकई हमारे हालात तब्दील कर सकता तो ये वही हैंडशेक है जिसको हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त होता। लेकिन इन एनी केस हमारे यहाँ पे मामलात सिर्फ इतने ही नहीं है कि सिर्फ हम समिट होस्ट कर रहे थे, हम उसकी मसरूफियात अलग हैं, लेकिन हमारा जो मुसव्वदा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, उसने जगह बना ली है अपनी, और ये कह दिया गया है कि 17 तारीख को सेनेट का सेशन होगा 3 बजे, पार्लियामेंट का यानी कि नेशनल असेंबली का सेशन होगा 4 बजे, और ये समरी जो है वो अब सदर जरदारी को भी भिजवा दी गई है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मौलाना साहब ने आज मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, दोनों वफ्त उनके बैठे आपस आमने सामने। काजी अहमद साहिबा ने बाहर निकल कर जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि आज मौलाना फजल रहमान साहब के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि अब वो मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बेंच मांग रहा है और दूसरा फुल कोर्ट मांग रहा है तो इसमें बीच का रास्ता क्या निकला होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा आगे देखने में। लेकिन हमने देखा कि आज ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन भी हुआ, होस्टेड बाय कराची बार एसोसिएशन। इसमें लीडिंग द लीगल फ्रेटर्निटी मौजूद थे। उन्होंने प्रपोज अमेंडमेंट जो है उसको बिल्कुल उन्होंने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसमें कराची की सिटी कोर्ट की पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम पाकिस्तान बार काउंसिल भी थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी थे, हाई कोर्ट्स के वकला भी थे, लाहौर, बलूचिस्तान और पेशावर से सब ने शिरकत की, और बहुत सारी बातें हुई, और हामिद खान साहब ने तो लाशें बिछा दी। आज बात करेंगे, हमारे पास सेनेटर खलील सिंधु साहब मौजूद हैं, ताहिर खलील सिंधु साहब हमें नून लीग से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ अफजल खान मौजूद है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बलूचिस्तान से। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आज आप भी इस तकरीब में शामिल हुए, उसकी तकरीब के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिंधु साहब जरा फरमाइएगा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है कि एक तरफ एससीओ का समिट भी हो रहा है और 17 को आप लोगों ने इजलास भी तलब कर लिया है, अभी तो मुसव्वदा ही तैयार नहीं था, अभी तो मौलाना साहब एक मुसव्वदा लेके बिलावल के पास गए हैं, फिर वो आएंगे शहबाज शरीफ को दिखाएंगे, और 17 को आपने इजलास तलब कर लिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने लोगों को कहा है जी 17 तारीख से इस्लामाबाद में रहें, किसी दिन भी वोटिंग शुरू हो सकती है। आपने तो ये डिस्कस करना था, अवाम में जाना था, क्या हुआ उसका? नहीं, इसमें एक तो मौलाना साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपने सुनी होगी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारा बहुत हद तक हम बिल्कुल 1973 के आइन के तनाजर में और मुल्क के वसी तर मफाद की खातर बहुत करीब हम आ चुके हैं। तो इसमें ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। खान साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मैं भी एक छोटा सा लॉयर हूँ, 96 से प्रैक्टिस करता हूँ मैं भी, सुप्रीम कोर्ट भी और यहाँ भी सारे। तो मुझे नहीं पता कि जो पीटीआई के वकला ने जो एहतजाज किया, बट सो एवर हामिद खान साहब हमारे लिए बड़े मोहसन हैं, और वो पीटीआई के सेनेटर भी हैं। आल्दो माई रिलेशन इज फ्राम द डिफरेंट आसमा जहांगीर ग्रुप, लेकिन इस आईनी तरमीम से कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। जो 2006 का सीओडी था, जिसमें बानी पीटीआई के भी दस्तखत हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के भी दस्तखत हैं, और उसकी शेख 3 जो है वो ये कहती है कि जजों की तकर्री के बारे में, और शेख 4 जो है वो फाकी आईनी अदालत की बात करती है। और दिस इज नॉट ओनली इन द पाकिस्तान, कि सिर्फ पाकिस्तान में बनेगी, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, अबाउट 87 कंट्रीज हैं। अभी कल परसों या 1-2 दिन तक जो ऑस्ट्रेलिया है उसके 105 साल हो जाएंगे आईनी अदालत को बने। तो इसमें कोई किसी किस्म की ये देखें, अभी इसमें बार बार एक एविडेंस देते हैं कि जी देखिए मुकदमा जो है वो अगर ऊपर पेंडिंग है तो नीचे भी पेंडिंग है, लेकिन अगर नीचे वाले मुकदमा पेंडिंग है, हम रोजाना ट्रायल में पेश होते हैं, ये रिट पिटीशन में पेंडिंग होते हैं, तो हाई कोर्ट के जज ने एडिशनल सेशन जज को या सेशन जज को डायरेक्शन देनी है ना, इसका एक हफ्ते में फैसला करे या 1 महीने में फैसला करे। अगर वो नहीं करता तो ही इज अकाउंटेबल टू द हाई कोर्ट। लेकिन वहां पे भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे, और ये इंशाल्लाह दूसरी एसओसी का जो समिट आपने बात की है वो कल खत्म हो जाएगी शाम तक, और उसके बाद फिर परसों अजलास आ रहा है जी, उसमें देखते हैं फिर क्या होता है। अगर हमारे नंबर पूरे हुए, जो कि आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 और 5 यही कहता है कि अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है तो ओनली पार्लियामेंट के पास ये सिर्फ है, और कोई किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास नहीं है कि वो आइन को अमेंड
और ना किसी हाईकोर्ट के पास है, आइन के पास है, और ना किसी और ग्रुप के पास है, ना किसी जत्थे के पास है कि वो रोजाना इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दे और आइन में अमेंडमेंट कर दे। नो, नॉट एट ऑल। ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। और अगर मुझे इजाजत दें आप और सदर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं सिर्फ दो बात पढ़ूंगा कि एंड वेयर एज इट इज द विल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो ये जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स हैं, बल्कि आगे जाके इसका जिक्र भी आया कि नेशनल असेंबली के मेंबरान और दूसरे सारे, तो ये अमेंडमेंट का इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास उस होगा, तब होगा जब 2/3 मेजोरिटी आएगी। अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। लेकिन ये हमारी कोशिश ये है कि पहले 28 साल लेट हो गए हैं, क्योंकि ये 2006 में हुआ, मोहतरमा शहादत हो गई 2007 में, तो इसलिए उस वक्त वो मतलब जिसमें डिले आता गया। लेकिन अब हमारी कोशिश तो है। मैं तो सोच रहा था, मेरा लीगल परसेप्शन ये सोच रहा था कि हो सकता है कि पीटीआई के भी बहुत सारे लोग जो है वो हमें इस बात में सपोर्ट करें, और अब भी मुझे उम्मीद है कि शायद कोई इस बात पे भी इत्फाक हो जाए, क्योंकि कल मौलाना साहब की बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब से मीटिंग है, परसों फर्स्ट टाइम उनकी दोबारा मीटिंग है मिनिस्टर गौर साहब से और बाकी असद कैसर साहब से और दूसरे दोस्तों से। लेकिन सिंधु साहब, ये जो इल्जाम आपने लगा दिया और एविडेंस जिसका मौजूद है, मलिक अहमद खान साहब का, जाहिर है वो पंजाब असेंबली के स्पीकर है, वो बात करेंगे तो उसकी बात की वक्त होती है। फिर इसमें जाहिर है कि नजर आता है कि इस तरमीम के लिए जल्दी इसलिए भी है क्योंकि पता नहीं कोई नए इलेक्शंस के लिए किस पार्टी को कौन सा जज कह रहा है, और अगर ऐसी एविडेंस है तो वो मंजर आम पर लाई जाए। ये अपना सना, ये मलिक अहमद खान साहब ही, वो खुद भी लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, वो बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ 4 दफा पंजाब पार्लियामेंट में रहा हूँ। रिसेंटली ही वाज स्पीकर एंड आई वाज लॉ मिनिस्टर इन द पंजाब। लेकिन इसका वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक तारीख जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जस्टिस नवारुल हक से शुरू कर ले, मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू कर ले, आज तक हमेशा हुआ क्या है कि ऑनरेबल जजेस जो है ये हमेशा फौजी आमरों के साथ खड़े हुए हैं। जो आइन का खालक था उसको फांसी लगा दी गई। 435 लोगों के खिलाफ पनामा का केस था मियां नवाज शरीफ का, ठीक 5-6 महीने के बाद उनका नाम निकाल दिया गया। इसके बाद उनको सिंगल आउट किया गया। इसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सदर को इम्यूनिटी हासिल है, उसने खातरी लिखा, उसको घर भेज दिया गया। तो ये मतलब ये कभी एक फिर दूसरे आए सदर साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, मुशर्रफ साहब, इफ्तिखार चौधरी भी उस बेंच में थे। उन्होंने कह दिया कि इनको 3 साल की, जो 3 जजेस का बेंच थे, शायद सदर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, उनको आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार दे दिया जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है जी। लेकिन आपको याद होगा वो इफ्तिखार चौधरी के लिए आपने सुना सवाल किया, वेरी पर्टिनेंट, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया इसका मलिक अहमद खान। मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो अब एविडेंस पेश करें। ठीक है, पर्टिनेंट सवाल है। ठीक है खान साहब, आप सुन रहे हैं सारा कुछ, और ये तो लग रहा है जैसे एक जमात को पनिश किया जा रहा है, या 6 जजेस ने जो खत लिखा था उसको उनको पनिश किया जा रहा है। स्पेशली इसमें जो एक शिक ये भी है कि आप किसी भी पार्टी को कालअदम करार दे सकते हैं अगर वो टेररिज्म उन्हें दिखे। और फिर इस तरह की बातें जो मुअज़्ज़ज़ स्पीकर साहब ने की, और उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि वो कह रहे हैं आप इलेक्शंस की तैयारी करो। आर्टिकल 225 वैसे भी आपको ये किसी भी जज को ये हक नहीं देता है कि वो अब पूरा इलेक्शन खुलवा ले। एम आई राइट? ये मुझसे पूछें? जी 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 खान साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइव दिया। थैंक यू सर। बात ऐसी है कि यहाँ पे एक बात हुई, उसका जवाब देना चाहूंगा कि विल ऑफ द पीपल की बात हुई जी। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, विल ऑफ द पीपल कहाँ है? आपके अगर अदालतें मुतनाज़ा है, हम अदालतों को डिफेंड नहीं करते हैं, अदालतों के अंदर सकम है और हम चाहते हैं कि अदालतों में रिफॉर्म्स हो, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें लोगों को एतमाद में लिया जाता है। और दूसरी तरफ, और सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि ये वकील जो जमा हो रहा है ये किसी मकसद है कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, हम सिर्फ और सिर्फ लीगल फिटर्निटी से है और उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विल ऑफ द पीपल अगर देखा जाए तो ये असेंबली जो बैठी हुई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो बैठी हुई है क्या ये मुतनाज़ा नहीं है? जब ये मुतनाज़ा हो गई तो ये विल ऑफ द पीपल कहाँ से आया? तो उसके अंदर फिर आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लें, उनको ऑन बोर्ड लें, आप तरामीम करें। तरामीम के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जो तरामीम मुल्क और कौम की तबाही का सबब बनते हैं उसमें हमारे साथ डिबेट करें।
हम दलाइल के लोग हैं, हम हमेशा अदालतों में पेश होते हैं, हम दलाइल से एक दूसरे को कायल करते हैं। इस तरह नहीं कि जबरदस्ती अगर कोई करना चाहे और उस पर किसी पे लेबल लगा दिया जाए कि ये फलां पार्टी का, ये फलां पार्टी का, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस तरह हम नहीं मानेंगे। लेकिन आपने एलिगेशन लगा रहे हैं, नहीं, आपने एक हफ्ता कबल ये भी कहा था ना कि वो मतलब फौरी तौर पर मंसूर अली शाह साहब को नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ये आपका मुतालबा भी था और उसके बाद वो नहीं हुआ। अब हम देख रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब पे कमेंट्स बिलावल ने भी दे दिए कि वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जुडिशरी को। ये उनका तासुर है या यकीन, मैं नहीं कह सकती, लेकिन अब मतलब बात अब क्या, मुनीब अख्तर साहब को भी नहीं रखेंगे तो जस्टिस फिर आ जाते हैं सेकंड, उसके बाद जो है सबसे सीनियर वो तो जस्टिस याहिया अफरीदी बनते हैं। तो ये आईनी कोर्ट्स बनाने के बाद मतलब नोटिफिकेशन जारी करेंगे, आपको क्या लग रहा है? अब ये मेलाफाइडी यही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा आइन है, मौजूदा आइन के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज है, वो आइन का तकाजा है कि उसको नोटिफाई करें, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मौजूदा आइन के तहत। अब अगर आप उसको टेम्पर करके और अपनी मर्जी के तरामीम करा के उसका इंतजार करेंगे तो फिर शकूक और शुबात तो पैदा होंगे, और हमारी डिमांड उसमें बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा जो हमारा आइन है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकाजा करता है कि उसको नोटिफाई किया जाए। अगर आप उसको नोटिफाई नहीं कर रहे हो, इंतजार करते हो इस चीज का कि हम अमेंडमेंट लाएंगे, अगर हम अमेंडमेंट लाने में कामयाब हो गए, पास करने में कामयाब हो गए, तो हम फिर पिक एंड चूज करेंगे कि जो भी हमारा पसंदीदा होगा हम उसको लाएंगे। हमने इस बुनियाद पे कहा था और आज भी हम ये कहते हैं कि जो आपका मौजूदा आइन है, आइन को तस्लीम करते हुए आइन की मंशा के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या जी सेनेटर साहब, क्यों नहीं आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं सिंधु साहब? देखिए सर ना, मैं अफजल खान साहब मेरे भी सदर है, अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर हैं तो मेरे भी सदर हैं, मेरे भाई हैं। एक तो ये 18वीं तरमीम में के बाद हुआ था और आज जहाज ट्रस्ट केस में ये अपना सजाद अली खान साहब पे भी लागू हो गया में कि सीनियर तरीन जो मोस्ट है वो वही जज होगा। और ये आर्टिकल 175 साहब आर्टिकल 3 के तहत है, ओरिजिनल आइन में नहीं था। लेकिन मैं खान साहब को एक यकीन दिलवाता हूँ एज ए लॉयर, जो मेरा लीगल परसेप्शन है कि खान साहब कोई ऐसा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, बहुत काबिल एहतराम है, मेरे सदर हैं, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो गैर आईनी होगा। बिल्कुल आप इसके बारे में, हम वहाँ पे बैठे हैं, हम भी आपके कबीले से हैं, पहले आप हमारा कबीला है, लॉयर कबीला, लॉयर फर्टर्निटी, उसके बाद को बाकी बातें हैं। तो मेरा तो फैब्रिक भी और किस्म का बात सीधी करता हूँ। जो आपने बात की ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं आएगी जिस तरह की आप, दूसरा आपने बात की कि क्यों नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, तो ये आर्टिकल 175(3) में किसी जगह पे भी नहीं लिखा कि कब नोटिफिकेशन करना है। हमें याद है लास्ट टाइम में चूंकि वो निगरान गवर्नमेंट थी और काजी फायज इस्सा साहब का मोहतरम का नोटिफिकेशन जल्दी कर दिया गया, और उसमें भी फिर मीडिया जो हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ कंसर्न्स हैं लाइक सना बुच्चा और दूसरे सीनियर एंड सीजनड जो एंकर्स हैं, इन्होंने सवाल किया कि इतनी जल्दी क्यों नोटिफिकेशन कर दिया गया। तो वो तो आखिरी लेवल 1 घंटा पहले भी हो सकता है 175 साहब आर्टिकल 3 के तहत। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक टाइम फॉर द नोटिफिकेशन। आपने एक आखिरी कोशिश करके देखनी है कि नंबर पूरे हैं कि नहीं, फिर आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे, मकसद ये हुआ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मेरे अब जो मुझे पता तीन अमेंडमेंट्स होगी मेन, अगर हुई तो अगर हमारे पास 2/3, एक तो होगी वफाकी आईनी अदालत की, दूसरा जजेस का तरीका जो इफ्तिखार चौधरी ने खत्म कर दिया था, उसमें पार्लियामेंट के मेंबर भी होंगे 8 और 8 उधर से होंगे, जिसमें अपोजिशन का मेंबर भी होगा और गवर्नमेंट का मेंबर भी होगा। जो तकर्री है ना बड़ी मोतबर तरीके से हो। आप देखिए अमेरिका में या बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पे सदर जो उनको नामजद करता है और फिर उनको जाके जवाब देना पड़ता है लोगों के सामने और असेंबली के सामने भी, और अगर वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब दोबारा जस्टिस नवाजुल हक की या दूसरी हिस्ट्री है या जस्टिस साकिब निसार साहब वाली हिस्ट्री या किसी की भी कोई भी हो बात, मतलब मुझे याद है बानी पीटीआई की स्पीच कि मुझे आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि आप इधर उधर क्यों घूम रहे हो, पिटीशन लेके मेरे पास कहा था जब 126 दिन का धरना था जिसमें चाइना का सदर इंडिया चला गया था, इधर नहीं रुका था उनके धरने की वजह से। तो ओपन ये अनाउंसमेंट उन्होंने की थी कि मुझे आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बड़ा मोतबर तरीका होना चाहिए जजेस का, ताकि जो फौजी इनकलाब को जो है ना उसको उसके आमर के सामने सर न झुकाएं। जी आप बताइए खान साहब, आप किस शिक को गैर आईनी मानते हैं? आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी अमेंडमेंट्स आ सकती हैं जो गैर आईनी होंगी, जिनके ऊपर आप मुल्कगीर हड़ताल करने की बात भी कर रहे हैं या पूरा एक लॉन्च करने की बात कर रहे हैं कैंपेन?
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेंडमेंट्स के लिए वोट करने जा रहे हैं उनको खुद पता नहीं है कि हम किस चीज के लिए वोट करने जा रहे हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक लेटर भिजवाया था और उसके अंदर लिखा था कि आप अपनी तजावीज दें। तो मैंने लेटर के जवाब में यही लिखा कि जनाब अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या है जिसके ऊपर मैं अपना फीडबैक दूं, जिसके ऊपर मैं अपनी तजावीज आपके पास जमा कराऊं। जो अमेंडमेंट्स का मुसविदा है वो किसी के पास भी नहीं है, कम से कम मुझ तक तो किसी भी चैनल से नहीं पहुंचा। अब जब आप चीजों को सही भी चीज को आप खुफिया तरीके से करेंगे तो वो गलत नताइज का मुर्तकिब होगा। आपने अगर अमेंडमेंट्स करनी है तो उन अमेंडमेंट्स के अंदर आप मुझे वो कापी तो हमें प्रोवाइड कर दें। हम यही चाहते हैं कि मैंने पिटीशन भी फाइल की हाई कोर्ट में, आप इसको पब्लिक कर दें। आप मेरे बुनियादी हकूक को छेड़ रहे हैं, जो मैंने सुना है कि बुनियादी हकूक छेड़े जा रहे हैं। आप अगर किसी को ये मेरे पहले से यहाँ मिसिंग पर्सन के मामला चल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग गायब है, और आप मैंने सुना है, शुनीद में आ रहा है ये कि आप लाइसेंस दे रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे किसी को भी उठाया जाए तो वो हाईकोर्ट को रेक्टिफाई वो हाईकोर्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप लाना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप कितने केसेस के लिए बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 350 केसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं। तो मसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी हल हो सकता है। और अगर आप इस चीज को जवाब बना रहे हो कि केसेस है तो केसेस के अंदर नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दें। और अगर आप इस चीज को बुनियाद बना रहे हो कि जुडिशरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, तो मेरा विद ड्यू रिस्पेक्ट ये सवाल है, और ये मैंने उस दिन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास सामने भी रखा कि आप मुझे वो इदारा बताएं पाकिस्तान में जो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा हो। कोई भी इदारा आपको प्रॉपरली फंक्शन, तो क्या हर इदारे के ऊपर आप एक और इदारा बनाएंगे? ये आप कौन सा तरीका कर रहे हैं? आप हमारे साथ दलाइल की बात करें, आप हमारे सामने मुसवदा लेकर आए, आप कौन सी चीज पे क्या तो पाकिस्तान बार काउंसिल में तो पेश हुआ था जिसके ऊपर तजावीज भी दी थी, और पाकिस्तान बार काउंसिल के आपको पता है वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक साहब भी हैं जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, लेकिन उनकी भी तजावीज जो रियासत अली आजाद साहब आज गुफ्तगू कर रहे थे, लग रहे थे कि उनको भी कोई खास तशफ़ी नहीं हुई कोई। जी नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जिनका उनकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, उनकी मजबूरी वो हमारे दोस्त है, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हम उनकी मजबूरी समझ रहे हैं। उनके पास अगर मुसविदा ना भी हो तो उन्होंने कहना कि है जैसे वो इतवार वाले दिन सबको जमा किया गया, किसी को पता ही नहीं है, और वो कहते हैं कि ये आइन में तरमीम होनी चाहिए। भाई क्या तरमीम होनी चाहिए? अच्छा, आप समझते हैं कि आईनी बेंच से ये मामला हल हो सकता है, क्योंकि यही आइडिया JUIFA ने भी फ्लोट किया है। एग्जैक्टली आईनी मामला जो है वो आईनी बेंच बना है। आपने अगर वहाँ पे 5 जजेस बिठाने, यहाँ पे 5 जजेस का आईनी बेंच बना दे। अच्छा, क्या 300 केसेस के लिए इतना? जी सर, सॉरी सर, बोले सर। 300 केसेस के लिए आप अलग से कोर्ट बना रहे हैं सर। 186 है, 300 भी नहीं है, 186 है। वो अगर खुला के और ये केसेस डाल के जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वहाँ पे होंगे, हाई कोर्ट में होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में होंगे, उनको चैलेंज किया जाएगा तो आईनी अदालत के सामने चैलेंज किया, वो सारे मिला के 300 ही हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। अच्छा सर, इसके लिए आप कौन के ऊपर एक और बोझ डाल रहे हैं और एक नई अदालत बना रहे हैं। अरबों रुपए का यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि 20 लाख रुपए खर्चा आता है दावत पे, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, ये दावत कबूल नहीं करूंगा। वहाँ कौन के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो अरबों रुपए जाया हो रहे हैं, खर्च नहीं हो रहे, जाया हो रहे, और एक नया पिंडोरा बक्स खोला जा रहा है, उसके ऊपर किसी को कोई। लेकिन आपको क्या लगता है खान साहब, मैं क्योंकि आप फोन पे इसलिए मैं जल्दी से आपकी बात सुनना चाहती हूँ। एक तो ये कि फिर रेजिग्नेशंस नहीं आएंगे, आपको क्या लगता है फिर रेजिग्नेशंस आएंगे कोर्ट से जजेस के? ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अब बिल्कुल ही हमारा सिस्टम ऐसा हो जाए कि मतलब ना कोई जज रह जाए, ना कोई सुप्रीम कोर्ट रह जाए, आईनी कोर्ट रह जाए जिसको प्राइम मिनिस्टर चूज करें कि उसका चीफ कौन होगा? मेरी नजर में तो उनको दे देना चाहिए, क्योंकि मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से खेला जा रहा है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। बेहतर यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे, हाई कोर्ट में बैठे रहे, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब की हैसियत हो आपकी, तो उससे बेहतर यही है कि आप क्विट करें।
ठीक है, थैंक यू खान साहब, आपने ज्वाइन किया। सर अभी इमरान खान साहब की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कल वादा किया कि आप उनको डॉक्टर से, मुआलिज से मिलने देंगे। डॉक्टर आसिम को अमेरिका से बुलवाया गया। शौकत खानम की टीम कल रात 8 बजे से बेचारी अडियाला के बाहर खड़ी हुई है। अब पता चला पिम्स के 2 डॉक्टर्स हैं, उनका मुआयना किया और रिपोर्ट्स आ जाएंगी कुछ देर बाद। तो वैसे सब ठीक है, खैरियत से हैं खान साहब? जी सर। हाँ जी सेनेटर साहब, सेनेटर साहब आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो इन्होंने पूरा इसको महाज बना दिया ना सोशल मीडिया पे, जिस तरह ये लाहौर बच्ची वाले केस का महाज बना दिया। पता चला कि वो केस तो फेक एंड फैब्रिकेटेड है और वहाँ पे हड़तालें करवा दी, सब कुछ करवा दिया। इसी तरह यहाँ पे भी, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी एक प्रोग्राम में था सना मुचक साहबा, और उसमें भी यही है कि इन्होंने बड़े तरीके से ये कैंपेन चलाई ये सोशल मीडिया के जरिए से। तो आज अगर 2 पिम्स के डॉक्टर गए हैं, तो उसमें मैं आपको बात बताना चाहता हूं। अगर खान साहब से पूछे, शायद इनके पास भी हो, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने दरखास्त लिख के भेजी है मोहसिन नकवी साहब को, उसमें कहीं से किसी जगह पे भी ये नहीं लिखा कि जाती मुआलजे को मिलाया जाए। अभी आप अगर आपके पास है, नहीं तो मैं भेजता हूं आपको। उन्होंने जो लिखा ना कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, और जिसको एक तो हम कहते हैं कि मानते नहीं है, जिस तरह खान साहब फरमा रहे थे कि मुतनाज़ असेंबली है। 70 के बाद खान साहब, अफजल खान साहब इंतहाई अदब के साथ, आज के 70 की असेंबली के बाद हर असेंबली को मुतनाज़ कहा गया है, और इसमें सदाकत भी है, हो सकती है। डेफिनेट, आई एग्री विद यू, आई कोलैबोरेट यू। तो इसलिए जो बैरिस्टर गौहर साहब ने लिखा, और हालांकि वो साथ मीटिंग में भी बैठ रहे हैं, कामरान मुर्जा साहब के साथ भी बैठ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी बैठे। तो जो एप्लीकेशन इन्होंने भेजी है अपना वज़ीर दाखिला साहब को, उसमें किसी जगह पर ये ऐसी बात नहीं लिखी, और उन दोनों डॉक्टर्स ने भी आके बताया कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी मैं अगर जाती तौर पर पूछती हैं मुझसे, तो बानी पीटिया ये कहा करते थे ना, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो पर एक बंदे के लिए क्यों शर्त रखेगी कि उसको जेल में मुलाकात होनी चाहिए, बाकी कैदियों की भी वो कहते हैं कि सबकी मुलाकात होनी चाहिए? तो ये इम्तियाजी सलूक तो नहीं होना चाहिए ना। सर आपने उनकी 2 बहनों पर बारूद का भी आपने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि वो बारूद लेकर आई थी बम बनाने के लिए। कोई बम का मतलब रैली कोई ऐसी बात हो, बिलीवेबल भी हो, हुकूमत है या मतलब क्या है ये मजाक? नहीं, मैं आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, और ना मैं इसके बारे में कोई वर्डिक्ट दे सकता हूँ। सर और जेल में डाला उनको, क्योंकि अडियाला में जगह नहीं है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। इस मुल्क में खुशी के साथ गम भी ज़रूर मिलता है, और खुशी की बात बिल्कुल ये है कि हमने 27 साल बाद कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट किया है इस लेवल पर। तो ऑफ कोर्स दैट गोज विदाउट सेइंग कि एतमाद ज़रूर बहाल हुआ है लोगों का, और इसमें हमारे सेक्रेटरी खारजा और हमारे जो होते हैं एम्बेसडर्स, उनको बहुत क्रेडिट जाता है इसका। और साथ साथ अफसोस की बात यह है कि इस पूरे असना में भी हम आइनी पैकेज को नहीं भूले, और अभी भी कोई 2-3 मुसव्वदे चल रहे हैं, लेकिन हर किसी को अपना अपना लग रहा है कि उनके मुसव्वदा सबसे सही है। और आज मौलाना फजल रहमान साहब जो कि आइनी बेंचेस का मुतालबा कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एन आइनी कोर्ट, वो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिले, उनके वफ्द से मिले, और दोनों में आपसी बात जो भी हुई उसके बाद निकल के शाज़िया मरी साहब ने कहा कि अब नहीं लगता कि मौलाना साहब का कोई इख्तलाफ सामने आएगा। मगर इख्तलाफ के लिए आज ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन जो होस्ट किया कराची बार एसोसिएशन ने, उसमें जिस तरह की स्पीचेस हो रही थी कि हमारी लाशों से पे गुजर के ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आइनी तरामीम आएंगी, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। पलवाशा खान साहब ने भी हम ज्वाइन किया, ताहिर खलील सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सेंटर पलवाशा साहब, आप फरमाइएगा कि कहाँ पे आपको लग रहा है बिटवीन बेंच एंड कोर्ट क्या मुआहदा हुआ होगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो भी मुआहदा हुआ होगा उसमें अगर कंसेंसस का एलिमेंट नहीं होगा, बाहमी रजामंदी का एलिमेंट नहीं होगा, तो वो मुआहदा और इस हद तक बात के पहुंचने की जो है वो मुश्किल होता। तो लिहाजा जब मौलाना साहब मतलब कराची में मिले हैं, एक मुआहदा और एक एग्रीमेंट लगता ये है कि जो उम्मीद है कि वो तय पा गया है, तो फिर कुछ ले और दे हुआ होगा, कुछ हमने अपनी मामलात जो है उसमें लचक पैदा की होगी, कुछ मौलाना साहब ने की होगी, मगर मसवदा जो है ऐसा लगता है कि 17 तारीख को ये 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी दोनों हाउसेस से। और अब वो क्या है और क्या अब उससे जो शोले निकलेंगे और उससे जो एक बैकलैश आएगा अगर उसका मदलिया के हवाले से, आप उसके लिए भी तैयार हैं? देखिए, मैं है ना,
शोले और जो बैकलैश है वो तो फिर उससे सियासी हुकूमतों को घबराना नहीं चाहिए। और ये जो हम जो जमातें जो सब आपके साथ बैठे हैं तो शोलों में और इस किस्म के मामलात से आग के दरिया से गुजर के यहाँ तक पहुंचते रहे, और ये कोई नई बात नहीं। और हो भी सकता है कि कुछ ऐसे हलके हैं जो इसको ना कबूल करें और वो सड़कों पे आने की बात करें, जैसे कि भी आपने इससे जो देखा कि 15 तारीख का आज के दिन की कॉल थी, और उस कॉल पे एक सियासी जमात जो है वो यहाँ पार्लियामेंट के बाहर तमाशा लगाना चाहती थी ताकि सारी दुनिया में बदनामी हो। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जब ये वाला भी बहाना जो है उनका ये खत्म हो जाएगा, तो वो आपका क्या ख्याल है कि वो कोई कमी छोड़ेंगे किसी और आग लगाने की कोशिश में? तो लिहाजा इसके लिए तैयार रहना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत के जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने जरूर इसको फैक्टर इन किया होगा, ये मामला जो है इसको जरूर अपने सामने मद्देनजर रखा होगा कि इसकी अच्छा, ये बड़ा एवेसिव किस्म का कमेंट होता है जब मैं आपसे पूछूंगी कि देखें जी जैसे मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ तो आप कहेंगे मैं हुकूमत में नहीं हूं, हम तो सिर्फ कोलिशन पार्टनर्स हैं। लेकिन जाहिर है कि आपकी कोई ना कोई ले दे या से तो है, तो ये आपको नहीं लगता मंसूर अली शाह साहब का कम से कम इनको कर देना चाहिए नोटिफिकेशन जारी? देखिए बात ये, पहली बात तो मैं ये जो है सवाल शायद आप अगर उनसे पूछें हमारे लॉ मिनिस्टर साहब से, वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं अपनी पार्टी के हवाले से कहूंगी कि हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने तो ये बात बड़ी खुले दिल से और बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कही है कि उनके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह भी उतने ही बाइज्जत हैं जितने काजी फाइज ईसा हैं। लेकिन उन्होंने कहा था वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जजेस को, ये भी कह चुके हैं। देखिए वो जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया गया था। आप उस पूरी जो वो जुमले थे उनको चलाएं। उन्होंने ये कहा था कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जो देखिए अगर किसी के दिल में कोई ऐसी चीज पनप रही है कि उसने नहीं किसी मामले को कहीं सुधरने देना, तो वो कहीं भी इस तरह के अनासिर हो सकते हैं। उन्होंने उनकी निशानदेही की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था खुदा ना खास्ता कि कोई चीफ जस्टिस जो अपने जजेस को कंट्रोल करे। इतने देखिए बच्चे वो भी नहीं है, और ये इतने ऐसी बातें कौन करता है। लिहाजा वो कॉन्टेक्स्ट में से निकाल के जो आजकल एक रवाज चला हुआ है वो चलाई गई उनकी स्टेटमेंट। बहरहाल हाथ कंगन को आरती क्या, ये 17 तारीख सर पे खड़ी हुई है। आपको 17 की शाम को अगर आप हमसे, मुझसे और सिंधु साहब से दोबारा बात करें तो हम आपको इस पर एक बेहतर तजज़िया दे सकते हैं। चंद घंटे ही हैं, चले चंद घंटे ही हैं, लेकिन ये इतलात आई ना 17 तारीख की सिंधु साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे मौलाना साहब की बिलावल साहब से मुलाकात शुरू हुई उसके बाद आई, तो यानी कि लड़की राजी होगी। देखिए अब लड़की राजी हुई है, लड़का राजी हुआ, कोई ना कोई एग्रीमेंट से जो है वो उस पर पहुंच चुके हैं। हमने तो मैंने कहा था कंसेंसस। अब देखिए ना मौलाना साहब ने इस पर एक सख्त स्टैंड किया मतलब पहले दिन से, तो लिहाजा अब आप ये समझ लीजिए कि मौलाना साहब अब 180 डिग्री जो है बैक फ्लिप तो वो छलांग वापस तो मारेंगे नहीं। तो लिहाजा कुछ ऐसी, और हमने भी कहा था कि हम कंसेंसस पे बात करेंगे, तो अब वो ड्राफ्ट का इंतजार है कि वो ड्राफ्ट आप देखिए कि उस ड्राफ्ट के अंदर जो है वो किस हद तक कौन सी बात है। मगर जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, उन्होंने इस बात का अंदिया जरूर दिया था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो है वो बिल्कुल चाहते हैं उसका फॉर्म होना, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हमारा एक अहद साज डॉक्यूमेंट है जिसपे नून लीग का भी साइन है, और मौलाना साहब ने भी उस पर ओके किया और इमरान खान साहब ने भी उसको जो है ओके किया और साइन किया उस जमाने में। तो ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट तो पहले से था, लिहाजा आईनी अदालत की हद तक मैं समझती हूँ कि शायद मौलाना साहब को मनवा लिया गया है। इसके अलावा मुझे नहीं थे। ठीक है सिद्धू साहब, आपको क्या इन्फॉर्मेशन है कि एकदम से 17 तारीख का जो टिकट चलना शुरू हुआ है वो इसी टाइम शुरू हुआ है जब मुलाकात का कुछ मुलाकात में कुछ हो गया होगा, कुछ राजीनामा हो गया होगा, कोई कंसेंसस बिल्ड हो गया होगा? आपको भी कोई ऐसी खबर है कि ये वोट मौलाना साहब के ही होंगे आपके वोट पूरे करने के लिए? मुझसे पूछ रही सर? जी आपसे पूछो। सना, इसमें इंतहाई अदब के साथ हमारा ये जो आप अभी फरमा रही थी ना कि मुसवदे इस तरह से 3 या 4, तो वो एक सारे प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स के मुसवदे थे ना,
और इत्तेहाद राय, इख्तलाफ राय जो होता है हमेशा इत्तेहाद राय की बुनियाद बनता है। और मौलाना साहब की मैं समझता हूँ कि ज़ीरिक सियासतदान है, उन्होंने बड़ा वाइटल रोल, पिवटल रोल प्ले किया इसमें, और बहुत सारी चीजें इसमें से निकल गई हैं। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट थी, मैं आपको सच ओपन बोल रहा हूँ। इसमें भी 2 या 3 अमेंडमेंट्स होंगी और वो भी मुल्की और कौम की मफाद के लिए होंगी, कॉमन मैन के लिए, कि जो एक दादा केस करता है और पोते को जाके इंसाफ मिलता है बेचारे को, पता नहीं 22 साल बाद 30 साल बाद। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा साहब ने केस सुना, 2 बंदों को उन्होंने बरी किया, तो पता चला कि इन दोनों को तो पहले सजाए मौत हो चुकी है 2 साल पहले। उस सेशन जज से किसी ने नहीं पूछा जिसने रेड वारंट जारी किए, या सुप्रीडेंट से नहीं बताया कि इसकी अपील लगी हुई है, तो उनको क्या फायदा उनको बेचारे को बरी होने का, वो तो जिंदगी की कैसे आजाद हो गए ना। तो अभी हम जब सोच रहे हैं ना यहाँ पे बार बार किसके दूसरा फरमा रही है, जो हमारा एक ही मसवदा होगा, मौलाना साहब का भी, पीपल्स पार्टी का भी, और ये जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ख्वाब था, मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब थे 2006 में, खुदा ना करता है कि उनकी शहादत हो जाती है 2007 में, वरना शायद इससे पहले ये मसवदा मंजूर हो जाता और आईनी अमेंडमेंट आ जाता। आज मौलाना फजल रहमान का JUIFA का वफ्द उसने मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इन कराची, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अहम लीडर्स मौजूद थे। और शाज़िया मरी साहिबा ने इस मुलाकात के बाद इतना कहा कि अब नहीं लगता कि मौलाना साहब कोई मुखालफत करेंगे, लेकिन अगर मुखालफत उन्होंने नहीं की तो जो बाकी बार काउंसिल्स और लॉयर्स फोरम पे जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है उससे हम क्या देखेंगे, ये अब जाहिर है कि ऑफ कोर्स ओनली टाइम विल टेल। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।